Hello friends, welcome back to my channel Make Science Easy, and today's topic is Kepler's laws of planetary motion. So see this image. In this image what can you see? So the revolving object in this image is a planet and the yellow color object is a sun. Okay, तो ये जो planet है वो क्या कर रहा है? It is revolving around the sun in a elliptical way. ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो प्लैनेट है सन के अराउंड किस प्रकार से रिवॉल्व हो रहा है, किस ऑर्बिट से रिवॉल्व हो रहा है? वो इलिप्टिकल ऑर्बिट से वो सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। और एक और चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान देनी है, द इलिप्स हैज़ टू फोकल पॉइंट्स। दिस इलिप्स हैज़ अ टू फोकल पॉइंट्स मीन्स this is the first focal point, means first focus, and this is the second focal point. Okay, so the position of the sun is at one foci of this ellipse but not in a center. ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इस इमेज में ये जो सन है उसकी पोजीशन कहाँ पे है? इलिप्स के एक फोकस में है and it is not in the center. Okay, this is the main thing also. तो यहाँ पे केप्लर ने क्या स्टेट किया? The orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci, and this is the Kepler's first law. तो इसी को केप्लर्स का फर्स्ट लॉ कहते हैं, जिसमें उन्होंने स्टेट किया कि नहीं बा जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल वे में रिवॉल्व करते हैं, एंड दिस इज द केप्लर्स फर्स्ट लॉ. देन दिस इमेज शोज दैट इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन. तो ये इमेज क्या बता रही है हमें कि यहाँ पे जो प्लैनेट रिवॉल्व हो रहा है सन के अराउंड, उसका जो ऑर्बिट है वो कैसा है? इलिप्टिकल है. तो ये जो इलिप्स है वो कैसे फॉर्म होगा? हाउ कैन दिस इलिप्स फॉर्म? सो व्हेन वी कट अ कोन बाय एन इंक्लाइंड प्लेन एन इलिप्स इज फॉर्म. तो अगर हम किसी कोन को इंक्लाइंड प्लेन में कट करते हैं तो वहाँ पे इलिप्स का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, एंड दिस इलिप्स हैज़ अ टू फोकल पॉइंट्स. तो इस इलिप्स को टू फोकल पॉइंट्स होते हैं और इसीलिए इस इमेज में आपको यहाँ पे दिख रहे टू फोकल पॉइंट्स. तो इसी प्रकार की ऑर्बिट प्लैनेट की होती है जो प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, एंड दिस इज द फर्स्ट केप्लर्स लॉ. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि यू very well understood about Kepler's first law. Now study about Kepler's second law. So in this law he states that the line joining the planet and the sun sweeps equal area in a equal interval of a time. So what does this mean? So in this case, observe this diagram. So in this diagram you can see that when planet moves from P1 to P2, it covers area 1. Okay students, in time t. And when planet moves from P3 to P4, it covers area A2 in same time t. And in this case, area 1 is equal to area 2. Okay, so here area 1 is equal to area 2. In this case again, when planet reaches nearest to the sun, the motion of the planet increases or the speed of the planet increases. And when the planet moves away from the sun, its speed decreases. Okay, so यहाँ पे 2 पॉइंट दिख रहे हैं आपको. फास्टेस्ट मोशन यानी जब भी ये प्लैनेट सन के आसपास रीच होता है तो उसकी जो मोशन है वो फास्ट होगी, और जब भी ये प्लैनेट सन से दूर जाता है तो उसकी जो मोशन है वो स्लो होती जाएंगी. तो ये आपको नेक्स्ट डायग्राम में अच्छे से समझ जाएगा कि इसकी जो स्पीड है वो जब भी सन के पास पहुंचता है तो कैसे फास्ट होती है, और जब भी सन से दूर जाता है तो वो कैसे कम होती है या फिर कैसे स्लो होती है. सो आपको समझ में आया ये केप्लर्स सेकंड लॉ. सो सी द नेक्स्ट डायग्राम. Now observe this image. In this image you can observe that when planet reaches to the sun, its speed increases. Okay, and when planet moves away from the sun,
its speed is decreases. Yes, can you observe this? ये आपको अच्छे से यहाँ पे अभी दिख रहा है, समझ रहा है कि जब भी प्लैनेट सन के आसपास पहुँचता है तो उसकी जो स्पीड है वो बढ़ रही है, और यहाँ पे जो इस पॉइंट पे इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी कम होती जा रही है, और इस पॉइंट पे इसकी जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है. देन अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो येलो कलर और ऑरेंज कलर का एरिया है, मीन्स दिस एरिया इज इक्वल टू द दिस एरिया. ओके स्टूडेंट्स, तो जो भी केपलर ने स्टेट किया था कि प्लैनेट सन के साथ जब भी लाइन ज्वाइन करता है तो जितना भी एरिया वो कवर करता है, ऑल दीज एरियाज आर इक्वल. तो इसका मतलब ये है कि ये जितना भी एरिया हमें दिख रहा है वो सेम होगा. मीन्स ये एरिया और ये वाला एरिया, ये दोनों कैसे होंगे? सेम होंगे. वैसे ही अगर हम इसकी बात करते हैं, इस एरिया की अगर बात करते हैं येलो कलर वाले, तो ये जो येलो कलर वाला एरिया है और ये जो येलो कलर वाला एरिया है ये भी सेम होगा बिल्कुल. सो दिस इज़ द केपलर सेकंड लॉ. आई होप कि आपको ये सेकंड लॉ भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है. Now let us see about Kepler's third law of a planetary motion. So what is this law? In this law, he states that the square of the period is approximately equal to the cube of the radius. So here, according to his law, t square is equal to r cube. So what is meant by t? So t is the period of revolution of a planet around the sun. Okay students, and what is meant by r? R is the radius of the planet from the sun. Okay, and both of these are equal. He states that the square of the period of the planet and the cube of the radius of the planet is equal. तो इस लॉ को हम वेरीफाई करके भी देख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, so according to Kepler's third law, the square of the period of revolution of planet is equal to cube of the radius of the planet, means t square equal to r cube. And here t means orbital period of the planet and r means mean distance from the planet, or you can say the radius of the planet. So in this, the period of revolution of Jupiter means the value of period of revolution of Jupiter and the value of radius of the Jupiter is given from the sun, and from this you can calculate or you can verify the Kepler's third law. So you can see that the value of period of revolution of Jupiter is 11.8 years and the radius of the Jupiter from the sun is 5.2 astronomical unit. So from this, if we calculate from this formula, so what is the value of t square? So hence here t square means how much? 11.8 square, and it is found to be 140. Okay students, and r cube means 5.2 cube and its value also found to be 140, means both of these values are equal. Okay students, so hence the Kepler's third law is proved. Okay students, और हाँ, don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching.